वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 15 पोइट्री पर बेस्ड है और आज इसमें हम पढ़ेंगे कि पोइट्री क्या होती है और हमारी ही बुक की फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस को स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस टॉक अबाउट पोइट्री। यू मस्ट हैव रेड many poems in your language class till now, but do you know what is poetry? लेकिन क्या तुम जानते हो कि पोइट्री क्या होती है? There are different definitions of poetry given by different people. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पोइट्री की डेफिनेशंस दी है। Let us see what the great writers and thinkers had to say about poetry. Aristotle के अकॉर्डिंग रिथम, लैंग्वेज एंड हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है लयबद्धता। यदि आपको कहीं पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो उसे ही हम पोइट्री कहते हैं। शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कपलेट यानी 2 लाइन्स पोइट्री दैट यूजुअली राइम, यानी 2 लाइनों में पावरफुल शब्दों के द्वारा रिद्म फॉर्म में आप अब जब अपने शब्दों अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वो एक पोइट्री बन जाती है। जबकि वर्ड्सवर्थ का कहना है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी जब आपकी जो इमोशंस होती हैं वो अचानक ओवरफ्लो हो जाती हैं तो आप और शांत वातावरण में बैठकर जब उन्हें रिकलेक्ट करते हैं आप तो वो आपकी पोइट्री बन जाती है। किड्स क्या कहते हैं? सेंस इमेजरी, यानी जितनी भी आपकी कल्पना है, जो भी आप कल्पना करते हैं वो वही पोइट्री है। टी.एस. इलियट के अनुसार हम जो हमारी इमोशंस का ओवरफ्लो है उसे एस्केप करने के लिए, उसे बचने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम पोइट्री लिखते हैं। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, यानी उन इमोशन से बाहर निकलने के लिए। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, यानी जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में जो हमारी इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं, उस ओवरफ्लोड इमोशन से बाहर आने के लिए हम उन सारी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो हम लिखते हैं वो पोइट्री है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है एक टाइप ऑफ लिटरेचर है या आर्टिस्टिक राइटिंग है दैट अटेम्प्ट्स टू स्टर अ रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशन, जो किसी रीडर की इमेजिनेशन और उसकी इमोशंस को हिला दे। द पोइट डज इट केयरफुली, जो पोइट होता है वो उसे बहुत सावधानी से करता है। कैसे? बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज, यानी उसे उसके लिए वर्ड चूज़ करता है, जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे प्रॉपर वे में अरेंज करता है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसकी साउंड को, उसके रिद्म को, और तब जाके वो पोएम बनती है। सम पोएम्स सच एस नर्सरी राइम्स आर सिंपल एंड ह्यूमरस, और जो कुछ पोएम्स ऐसी बनाई गई जो बिना किसी मीनिंग के बनाई गई, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के, तो ऐसी नर्सरी राइम्स होती हैं बहुत सिंपल और ह्यूमरस होती हैं। ठीक है, तो पोइट्री एक्चुअल में कुल मिला के अगर हम इस सारी जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनका जिस्ट निकालें तो क्या होता है कि पोइट्री में क्या होनी चाहिए? इमोशंस होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, रिद्म होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल होनी चाहिए वो, और हारमोनी होनी चाहिए उसमें। ये सारी चीज़ें जब उसमें मिलेंगी आपको, जब सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो एक कविता बन जाएगी, एक पोएम बन जाएगी। सो अब हम आगे देखते हैं हमारे फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस। दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब संसार का अंत कैसे होगा इस विषय में पोएट एक सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। अब बाइबल के अनुसार जो संसार का अंत है वो फायर में होगा, मतलब यहाँ पर जो फायर का मतलब है यहाँ पर फायर ऑफ डिज़ायर है। ठीक है, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वार ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ, यानी सभी लोग, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो गई तो उसमें सारा जो संपूर्ण जीवन है वो
पूरा बर्फ़ की भांति जमकर नष्ट हो जाएगा। पोएट ने अपनी कविता में आग और बर्फ़ को दो संकेत चिन्हों के रूप में प्रयोग किया है। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड अमंग मैनकाइंड। यानी जो आग है वो इच्छाओं का प्रतीक है और बर्फ़ जो है मानव जाति में फैली घृणा का प्रतीक है। Desire and hate are two deadly sins of mankind. They are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be. So let us start. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर poet कहता है कि some say that the world will end in fire. कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा। तो इट इज़ अ बिलीफ दैट हैज़ कम फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में ऐसा माना जाता है। इन द बाइबल देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द होल वर्ल्ड बाय फायर। ठीक है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि समस्त संसार का जो अंत होगा वो आग के द्वारा होगा। ऑन द अदर हैंड सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस समस्त संसार जो होगा वो आइस के द्वारा यानी बर्फ़ के द्वारा समाप्त हो जाएगा, बर्फ़ के जमने से समाप्त हो जाएगा। दिस बिलीफ हैज़ बीन गिवन टू अस बाय साइंटिस्ट। और ये जो बिलीफ है ये साइंटिस्ट के द्वारा कहा दिया गया है। द मॉडर्न साइंटिस्ट मेंटेन दैट अ लॉन्ग विंटर विल सेट इन इफ़ अ न्यूक्लियर वॉर ब्रेक्स आउट। यदि न्यूक्लियर वार हो गई तो बहुत लंबे समय तक विंटर सीजन चलेगा। इट विल फ्रीज ऑल लाइफ टू डेथ ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पर सब चीज़ें जो है जम जाएंगी और जब तक ये पूरी ज़िंदगी जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू को विश्वास करते हैं उनके अकॉर्डिंग मनुष्य की जो इच्छाएं, मनुष्य का जो लालच है वो इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इसकी वजह से लोग एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर, यानी जो पोएट है वो डिज़ायर को फायर के साथ कंपेयर कर रहा है। ही सेज दैट ही हैज़ टेस्टेड द एविल इफेक्ट ऑफ डिज़ायर। वो कहता है उसने टेस्ट किया है डिज़ायर का जो बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि जब आदमी की इच्छाएं बढ़ती हैं तो एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है और उसके बाद वो कितने पाप करता चला जाता है इसका कोई अंत नहीं है। डिज़ायर हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज़ फायर हैज़। जैसे कि डिज़ायर का वैसा इफ़ेक्ट होता है जैसे आग का। जैसे आग एक बार कहीं लगनी शुरू हो जाए और उसके आगे अगर उसको बिल्कुल अनुरूप परिस्थितियाँ मिलती चली जाएँ, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती चली जाएँ, तो आगे वो आग तुरंत बढ़ती चली जाएगी। यानी चीज़ें सूखी मिलती चली जाए इसको और हवा तेज़ चलती मिलती चली जाए तो क्या होगा, वो आग बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही डिज़ायर्स का भी ये होता है कि यदि उसकी एक इच्छा पूरी होती फिर उसकी दूसरी इच्छा पैदा होगी, फिर दूसरी इच्छा पूरी होती फिर तीसरी इच्छा पैदा होगी और अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर उसका जो लालच है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और ये लालच आदमी को एक जगह ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता है कि वो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इट जनरेट्स एविल एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। तो इससे लालच की वजह से क्या होता है, आदमी के अंदर बुराई पैदा होती है और उसी के कारण फिर आदमी जब बुराई पैदा होती है तो उस लालच को पूरा करने के लिए आदमी फिर वायलेंस पर उतर आता है। तो द फायर ऑफ डिज़ायर कैन कॉज अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑन दिस अर्थ। इस तरह से इस पृथ्वी पर जो जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा अकॉर्डिंग टू बाइबल वो फायर ऑफ डिज़ायर की वजह से होगा। अब वो आगे क्या कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि ये दोबारा से, यदि सपोज उसके बाद भी यदि हमारा दुनिया बच जाती है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो वो कहता है कि इतनी घृणा है लोगों में, जो बच्चे लोगों में इतनी घृणा होगी कि वो जो है आइस ऑफ हेट्रेड जो है कि वो इस पूरी दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी होगी। तो देन द पोएट सेज दैट हेट कैन बी अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जो नफ़रत है, घृणा है, वो भी विनाश का एक अन्य कारण हो सकता है। ही हैज़ फाउंड सो मच हेट इन मैनकाइंड दैट इट वुड सफाइस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के अंत के लिए काफ़ी है ये जो नफ़रत है, इतनी नफ़रत है लोगों में। द पोएट सेज दैट इफ़ द वर्ल्ड were to perish twice, hatred of ice could be as powerful weapon of destruction as fire of desire.
ठीक है। जैसे कि लालच की जो आग है वो दुनिया को समाप्त कर सकती है, वैसे आदमी की नफ़रत, आदमी की घृणा की जो बर्फ़ है वो भी दुनिया को समाप्त कर सकती है। यहाँ पे बर्फ़ से क्या मतलब है कि आदमी कैसा हो जाएगा, ही बिकम्स कोल्ड स्पिरिचुअली, यानी उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो जम जाएगी, यानी वो उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आएगा। ही बिकम्स बैरन मेंटली, मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से बैरन हो जाएगा, यानी मनुष्य जो है भावनात्मक रूप से बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड मतलब इनसेंसिटिव हो जाएगा। ही विल लूज द पावर टू जज राइट और रॉन्ग, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कहता है कि इसलिए पोएट जो है वो नफ़रत को बर्फ़ से, यहाँ पर आदमी के अंदर जब घृणा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो सही और गलत का निर्णय लेने के लिए इनसेंसिटिव हो जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से लास्टली वो क्या कहता है कि बोथ हेट्रेड, कंक्लूड क्या करता है कि बोथ हेट्रेड एंड आइस हैव अ फ्रीजिंग इफेक्ट। दोनों ही स्थिति में, जैसे घृणा में आदमी सब कुछ खो देता है, अपना सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही जैसे कि बर्फ़ में अगर किसी व्यक्ति को रख दिया जाए तो वो पूरी उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो वन किल्स अ मैन फिजिकली एंड द अदर स्पिरिचुअल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हो। इसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि दिस पोएम डिपिक्ट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द मेथड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तरीका बताती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर all life on this earth shall be frozen to death. The poet has used fire and ice as the two symbols in this poem. Fire represents desire and ice represents hatred among mankind. Desire and hate are two deadly sins of mankind. They are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be. I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप को एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दिस इज़ अ पोएम, क्या ये पोएम है। अभी हमने पोएम को पढ़ा था कि पोएम में क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या होना है कि इमेजिनेशन, इमोशन, रिथम, साउंड, हार्मनी, ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब अगर हम देखें तो उसमें एक इमेजिनेशन है कि वर्ड कैसे एंड होगा, वर्ल्ड कैसे एंड होगा। इसके बाद इसमें एक रिद्म है, जैसे आप देखेंगे आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, हेट, ग्रेट, तो एक रिद्म है इसमें, ठीक है। छोटी सी पोएम है, लेकिन छोटी सी पोएम के द्वारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बातें आपको बताई गई हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ख़ास बात है कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डू यू थिंक दिस इज़ अ पोएम, तो आई थिंक दिस इज़ अ पोएम, यस ये पोएम है। विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशंस वुड इट फिट इनटू, कौन सी इसमें से पोएम इस पर फिट बैठेगी, तो आप इसमें से देखकर बताएंगे। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you. Have a nice day.